The world is always moving, so everything is always moving due to something known as force. The entire planet is moving. The forces which are life saving, which are keeping life possible, to the forces which take lives. The forces which are invisible but still around us they exist, to the forces which are there right in your face. वेलकम बैक एवरीवन. हेलो. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, द लॉ विच डिस्क्राइब्स द वेरी फर्स्ट टाइम इन फिजिक्स इट डिस्क्राइब्स अबाउट फोर्स, समथिंग कॉल्ड एज फोर्स. क्या होता है फोर्स, राइट? इन योर क्लास 8 एंड लोअर क्लासेस यू मस्ट हैव स्टडीड कि इट इज़ द पुश और पुल, बट रादर इट इज़ नॉट so constricted to push and pull. It can be anything which brings about a change in your state of rest or state of motion. देखो, state of rest भी एक state of motion ही है. Do you understand? So state of rest is actually a state of motion. So state of motion, when we are saying, it means rest or moving, accelerating, deaccelerating, spinning, rolling, stopping, any kind of motion or rest is actually a state of motion. So वैसे describe किया गया है. You see, before Newton stated his formulas and his mechanics, before Newtonian mechanics, उससे पहले हम कुछ और मानते थे. हम मानते थे कोई अनसीन फोर्स है, ऐसा कुछ फोर्स है, कुछ इन्फ्लुएंस है जिसके वजह से कोई भी बॉडी मूव करता है या कंटिन्यूज टू मूव या स्टॉप्स इट मोशन. तो वो अनसीन फोर्स को हमने पुश और पुल के नाम से, उसके बाद हमने बताया कि वो पुश और पुल है जो कि एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराता है या उसको स्टॉप करता है. वो एविडेंटली है. अगर तुम मान लो किसी भी सरफेस में तुम कोई भी बॉडी को, स्क्वायर हो या एक बॉल हो, तुम उसको छोड़ देते हो, कोई भी वेलोसिटी से छोड़ देते हो, तो कुछ देर बाद कहीं ना कहीं इट कम्स टू रेस्ट, है ना? आता तो है रेस्ट पे. वो इसीलिए रेस्ट पे आता है क्योंकि कुछ फोर्स उस पर लग रहा है जो उसका वेलोसिटी कम कर रहा है. ऑब्वियसली दैट इज़ फ्रिक्शन. सो ये तो हमें पता है. तो जब हमको ये पता चला कि ऑब्वियसली ये जो पहले वाला इन्फ्लुएंस वाला सिचुएशन है वो वास्तविक में हो ही रहा है, क्योंकि इस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी में इसी सरफेस में लगातार मोशन करने के लिए यू हैव टू व्हाट, पुल इट. सो पुल इट करना पड़ेगा या फिर हमें एक फोर्स देना पड़ेगा. इसको भी ऐसे ही मूव करने के लिए हमको एक धागा लगा के उसको खींचना पड़ेगा. अगर इसको खींचते रहेंगे तो ये जाता रहेगा विथ अ सेम स्पीड. यहाँ भी जो है वहाँ भी वही है, वरना ये नहीं, यहाँ से कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगा. सो दैट एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ देयर इज फ्रिक्शन. और जो तुम दे रहे हो उसको ओवरकम करने के लिए दैट इज द अप्लाइड फोर्स. तो वो देने से ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. सो बी माइंडफुल ऑफ दिस, दैट इन्फ्लुएंस और पुश और पुल वाज द राइट थिंग, बट नाउ आफ्टर न्यूटन केम ही डिस्क्राइब्ड बाय हिज लॉ. उनके 3 लॉ है. तो पहला लॉ जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. What did Sir Isaac Newton tell especially on motion? He said any object or a group of objects considered as a system will continue to move in a state of uniform motion or will be at rest unless and until acted upon by an external force. कोई external force जब तक act नहीं हुआ तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, या तो कहीं ना कहीं रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता जाएगा. वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. ये तो सबको इंग्लिश में पढ़ना आता है, लेकिन 2 चीज़ इंपॉर्टेंट. एक है सिस्टम, ये क्या है सिस्टम, और दूसरा चीज़ है एक्सटर्नल फोर्स. तो पता है एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहर से लगता है वो एक्सटर्नल होता है क्या. वो दोनों चीज़ें पे हम फोकस करेंगे और इस लॉ को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, लेट्स सी. फुल वर्ड्स में तुम्हें तो पता है कि उसको अगर ओवरऑली देखा जाए तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, जब तक टोटल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0, उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा 0. और क्योंकि एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
सो अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स डी वी इज 0 और आई कैन से माई वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. सो वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी तभी होगा जब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m इज 0. ये नेट फोर्स 0 हुआ तब एक्सेलरेशन 0 हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है f इज ma. अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लो. तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, क्योंकि मास इज द कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0. दैट मीन्स v इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी हुज डेरिवेटिव इज 0. सो ध्यान से देखा जाए, अगर फोर्स नेट फोर्स 0 है तो वो रेस्ट का रेस्ट ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, अगर ये वेलोसिटी मान लो एक बॉडी मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तब भी अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स मीन्स सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. वी हैव नॉट टेकन ए सिस्टम एज ऑफ येट. सो ये पूरे चीज़ को एक ही बॉडी को सिस्टम मान लो, तो इसको उसके ऊपर अगर वेलोसिटी उसका 2 है, उसके ऊपर फोर्स नेट 0 है, तो तब भी वही बात है ना, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो डी वी इज ऑल्सो 0. सो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड पे चलता जाएगा. तुम 5 दिन के बाद भी आके इसको देखोगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड में जा रहा होगा. तो जैसा भी उसका मोशन था उसने रिटेन किया. इसका भी मोशन क्या था? रेस्ट इसका मोशन था. तो उसने अपने रेस्ट को रिटेन किया, इसने अपने मोशन को रिटेन किया. और ये तभी संभव है जब टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दिस बॉडीज इज 0, जिसको हम बोलते हैं क्या? नेट फोर्स. इसी को हम बोलते हैं नेट फोर्स. नेट फोर्स क्या है? चलो देखते हैं. मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से 2 न्यूटन ऐड कर रहा है, वहाँ से 2 न्यूटन ऐड कर रहा है, कहीं ऊपर से 3 न्यूटन ऐड कर रहा है और नीचे से भी 3 न्यूटन ऐड कर रहा है. तो ऑब्वियसली तुम अगर इस डायरेक्शन में देखोगे, वाई डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज 3 - 3 विच इज 0. वाई -3 बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑलवेज कैंसल आउट ईच अदर. तो वैसे ही एक्स डायरेक्शन में अगर देखोगे तो वहाँ से भी 2 - 2 0 है. मतलब टोटल नेट फोर्स कितना है? इज नथिंग बट Fx प्लस Fy. ये दोनों डायरेक्शन का सम, तो 0 + 0 इज बिकमिंग 0. सो नेट फोर्स इस बॉडी पे 0, ऑल्दो दिस बॉडी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस इंडिविजुअली. 4 फोर्सेस है इसके ऊपर लगते हुए, 4, लेकिन मोशन थोड़ा सा भी नहीं. क्यों? इवन दो 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, बट द नेट फोर्स माय फ्रेंड्स इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दिस फोर्सेस विच इज एक्चुअली 0. तो नेट फोर्स 0 है. तो ये डेफिनेशन में हम सबसे बड़ी बात है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए. अभी चलो देखते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स क्या होता है और सिस्टम ऑफ बॉडीज और एक सिंगल बॉडी क्या डिफरेंस है. मान लीजिए कि एक बॉडी है इधर, ठीक है, कोई भी बॉडी है, मान लो टेबल पे एक बुक रखा है, टेबल पे एक कॉपी रखा है, एक बॉक्स रखा है, चलो ठीक है, उसका मास मान लो m है. अब इसको ध्यान से देखो, ये अभी जब अकेला था तो अभी ये हमारा सिस्टम है, एक ही बॉडी है. लेकिन अगर इसके साथ कोई एक और बॉडी लग गया विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, एक धागा लगा के इनके बीच में हमने 2 बॉडी कर दिया, m1 m2. अब m2 के ऊपर मैं फोर्स दे रहा हूँ, पता नहीं कुछ 3 न्यूटन एग्जाम्पल फोर्स दे रहा हूँ. आई एम अप्लाइंग सम फोर्स 3 न्यूटन ऑन दिस सेकेंड बॉडी m2. नाउ सिंस दिस इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, ऑब्वियसली यहाँ से टेंशन आएगा स्ट्रिंग में. वो जो टेंशन है वो इस बॉडी को लेफ्ट की तरफ खींचेगा और इस लेफ्ट वाले बॉडी को राइट की तरफ खींचेगा, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो उसके बीच में मत फंसो. मान लो इसके बीच में एक फोर्स है, यही फोर्स ट्रांसफर करके प्रोपागेट करके यहाँ तक आया, रोप तक, और इसको भी खींचा, और क्योंकि ये रेजिस्टिव है तो उसने वापस इसको भी वापस खींचा. तो ये सब कुछ हो रहा है. अब यहाँ पे जो फोर्स है, इस बॉडी को देखो, अगर हम इस बॉडी को सिस्टम मानते हैं, ओनली टेकिंग दिस बॉडी m2 एज सिस्टम, हम बोलेंगे कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है. एक F है 3 न्यूटन, और एक लेफ्ट साइड को जो खिंचाव आ रहा है धागे से इस तरफ, दैट इज टेंशन, मुझे पता नहीं कुछ न्यूटन है. तो 2 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इस बॉडी के लिए, जो इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं राइट साइड में और इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में. जबकि अगर मैंने इसको सिस्टम लिया, इस बॉडी को सिस्टम लिया, तो सिर्फ इसको जब सिस्टम लिया तो इसके ऊपर ये F का कुछ काम नहीं है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली बीइंग अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, वो किसी और पे ऐड कर रहा है, इनडायरेक्टली रिटर्न में इस पे ऐड कर रहा है. लेकिन इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स है क्या? नहीं है. नॉट इन डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. तो इसके ऊपर जो ऐड कर रहे हैं वो एक ही फोर्स है, उस धागे का खिंचाव है, दैट इज ओनली टेंशन. सो फॉर दिस बॉडी m1 द ओनली एक्सटर्नल फोर्स F नेट और F एक्सटर्नल इज दिस टेंशन. जबकि इसके लिए F नेट या F एक्सटर्नल जो है
वो दो फोर्सेस हैं और इनमें से जो बड़ा होगा ऑब्वियसली यही बड़ा होगा, तो 3 माइनस टी, राइट साइड को 3, लेफ्ट साइड को t. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 माइनस टी ऑन दिस बॉडी m2 ओनली. ध्यान से देखो, तब जबकि एक्सटर्नल ऑन दिस मास m1 इज ओनली t, तो दिस t is only this tension in the rope that is only responsible for producing acceleration in the mass m1. This f has nothing to do with the first body, right? So external जब देखे हमने, इसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है. अगर मान लो सरप्राइजिंगली वी हैव टेकन m1 प्लस m2 एज आवर सिस्टम, अगर इन दोनों को हमने सिस्टम मान लिया तो ध्यान से देखो, टुगेदर देयर इज सिस्टम. ये जो टेंशन था ना बीच में, जो इस बॉडी पे राइट की तरफ एक्ट कर रहा था, उस बॉडी पे लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा था, अभी उसका कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि टुगेदर इफ देयर इज सिस्टम दीज टू फोर्सेस आर व्हाट, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल, क्योंकि ये आपस की बात है. इस बॉडी, हमने बॉडी एक ने m1 नहीं लिया कि m2 नहीं लिया, m1 प्लस m2 उसको सिस्टम माना है. जब m1 प्लस m2 को सिस्टम माना है तो ये टेंशन, इट इज नो मोर एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज एन इंटरनल फोर्स. तुम खुद ही सोचो ना, दो बॉडी रखा है, तुम दोनों को तुम देख रहे हो, दोनों तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और दोनों ही तुम्हारा सिस्टम है, उनके बीच में कुछ टेंशनल फोर्स है, धागे के बीच में. क्या ये फोर्स उनको, उन दोनों में कुछ मोशन ला पाएगी? नहीं ला पाएगी. क्यों? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है. अगर वो एक्सटर्नल होता, इन दोनों को एक्सटर्नल होता तब ला पाता. लेकिन ये जो F है, if they are considered as a system m1 plus m2, this F is still, जो 3 न्यूटन था, that is still external, क्योंकि ये इन दोनों को एज ए सिस्टम भी खींच रहा है. जबकि ये टेंशन, इट इज नॉट पुलिंग बोथ ऑफ देम, यू नो. सो तुम बोल सकते हो कि ऐसे सर ये टेंशन तो इसको खींच रहा है लेफ्ट साइड में, उसको भी खींच रहा है राइट साइड में, लेकिन टुगेदर एज ए सिस्टम देखो ओवरऑली, तो इस सिस्टम के अंदर ही वो आ जाता है, बाहर नहीं. सो इट इज एन इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में लास्ट वाला पॉइंट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है जानने के लिए क्या डिपेंड करता है? इस डिपेंड करता है कि हम हाउ वी चूज आवर सिस्टम. हम जिसको सिस्टम मानते हैं उस हिसाब से हमारा एक्सटर्नल चेंज होता है. देखो यहाँ पे ये है, वहाँ पे टेंशन सिर्फ रहा और यहाँ पे सिर्फ ये है. तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिया तो 3 न्यूटन इज आवर एक्सटर्नल. m2 को लिया तो 3 न्यूटन माइनस टेंशन, क्योंकि इसके जो बबल है, इस बबल के बाहर कौन है? ये और वो. और जब हमने m1 को लिया तो इसके बबल के बाहर t है, तो इसके लिए ये एक्सटर्नल, इसके लिए F3 माइनस t इज एक्सटर्नल, एंड टुगेदर फॉर m1 m2 ओनली थिंग एक्सटर्नल इज दिस 3 न्यूटन. समझ गए? सो द वे वी डिसाइड आवर सिस्टम, द वे वी चूज आवर सिस्टम decides which force is external or which force is internal. Everything depends on us. Who are we? We are observer. हम देख रहे हैं, ठीक है. जो देख रहा है वही ऑब्जर्वर है. समझ में आया? और one who is carrying out the experiment can be also called as the observer. और everything depends on us. क्योंकि मैं किस फोर्स को एक्सटर्नल मान, यहाँ 3 बॉडी है, m1 m2 m3, 3 बॉडी हैं आपस में, पता नहीं उनके बीच में कनेक्शन है कि नहीं, आई डोंट नो. मान लो इलेक्ट्रॉन्स इन है ऑर्बिट, ठीक है. तो ऐसे भी 3 बॉडी हैं, लेकिन इन तीनों में से किसको मैं अपना सिस्टम लूँ? इसको लूँ, 1 और 2 को लूँ, 2 और 3 को लूँ, या 1 2 3. इफ आई टेक ऑल ऑफ देम एज सिस्टम ऑल्सो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी. व्हाई? बिकॉज आई एम द ऑब्जर्वर. फॉर मी द एक्सपेरिमेंट विल बी कैरिड आउट एज आई एम इंटेंडिंग टू डू. तो मैं किसी को भी सिस्टम मान लूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन likewise, the way I choose my system, I will also, indirectly change my external and internal forces. So the way I choose, if I choose m1 m2 and m3 together as a system, then any forces acting in between m1 m2 m2 m3 और m1 m3, इनके बीच में एक्टिंग करने वाला कोई भी फोर्सेस है, तो that will no longer be external, that will be internal. और इन तीनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, m2 पे आए, m1 पे आए, m3 आए, कोई बीच में आए, तो इन तीनों के ऊपर एक साथ आ रहा है, ठीक है. तो ये जो फोर्स बाहर से आ रहा है, दैट विल बी एक्सटर्नल, ओनली दिस फोर्स विल बी एक्सटर्नल. एंड एनी फोर्सेस बिटवीन देम, अट्रैक्शन, रिपल्शन, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, तो दैट फोर्स विल ऑल्सो बी इंटरनल. व्हाई?
because my system is not 1, 2 or 3, my system is 1 plus 2 plus 3. So the way I choose my system, यही कहा न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में, if a body, you know, a body or a system of bodies, right, a body or a system of bodies continues to be at, you know, in uniform motion or in a state of rest, remains in a state of rest unless acted upon by an net external force. Net means the sum of all forces, external means depends on how the observer has chosen the system, and everything is taking its own place. So that is very important. Even in his law, system, the body, the external and the net, all of these words are very small words, but they make a huge difference if not understood properly. So you need to understand क्या external है, क्या net force है, क्या है system, क्या है single body, all of these things you must understand, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, you can misinterpret the law. तो अभी उसी फर्स्ट लॉ से कुछ नए चीज़ निकलने वाला है जिसको हम बोलते हैं inertia. Inertia can be of 3 types: inertia of rest, inertia of motion and inertia of डायरेक्शन. ठीक है, 3 तरह के इनर्शिया हो सकते हैं. व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू नॉट चेंज और टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मान लो एक आदमी बस में बैठा है, तुम बस को जोर से ले रहे हो, उसको सडनली बस को ब्रेक मार दिया तो वो आदमी क्या होगा? जर्क हो जाएगा आगे की तरफ, है ना. अगर तुम बस में खड़े हो तो यू विल गेट ए जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ द बस सडनली स्टार्ट्स, मान लो बस रखा हुआ है कहीं पे और बस सडनली स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेट होकर, ड्राइवर मान लो तुम्हारा ड्राइवर माइकल शूमेकर है, तो उसने फटाफट फर्स्ट गियर में डाल के एकदम फुल क्लच छोड़ दिया, तो तुम्हारा क्या होने वाला है? तुम यू विल गेट ए जर्क बैकवर्ड्स. तो ये जो जर्क मिल रहा है, ये क्या तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स हो रहा है क्या? तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? देखो, जर्क बस को लगा पहले एक्सेलरेशन की वजह से और बस रेस्ट से मूव करने लगा, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गए, इसीलिए यू बिकेम लाइक दिस. और अगर तुम बस पे बैठे हो या खड़े हो, बस मूव कर रहा है, यू आर ऑल्सो मूविंग विथ इट हैप्पीली, सडनली बस ने ब्रेक लगा दिया तो बस रुक गया एंड यू मूव फॉरवर्ड, यू गेट ए जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो यू आर गेटिंग, you know, you are trying to do what while getting these jerks? What are you actually trying to do unknowingly? You are trying to retain your motion. अगर तुम खड़े हो तो तुम चाहते हो कि तुम खड़े ही रहो और मूव करो उसी स्पीड से जिस स्पीड से तुम जा रहे हो. You are not willing to change your motion. Your body is not willing to change its motion, its state of motion. वो जा रहा है, वो चाह रहा है कि वो जाते रहे. अगर तुम गाड़ी में बैठे हो तो तुम्हारा बॉडी चाहता है कि तुम बैठे ही रहो रेस्ट पे. इसीलिए जब बस शुरू होता है तो यू गेट ए जर्क बैकवर्ड्स, क्योंकि बस आगे निकल जाता है और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो. दिस फेनोमेनन ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज इनर्शिया. मतलब ठहराव, वो चाहता नहीं है मूव करना. ये हर ऑब्जेक्ट, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स है सबके पास है, ना सिर्फ तुम्हारा है, वो बस का भी इनर्शिया है. ठीक है, वो तुम्हें एविडेंटली दिखता नहीं है क्योंकि कंपैरेटिवली मास में तुम बहुत छोटे हो. योर जर्क्स आर वेरी विजिबल, द बस इज नॉट विजिबल टू यू. सो इनर्शिया जो है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इट इज इन, और विच एवर स्टेट ऑफ मोशन वो जो है, अब कैसे भी है, उसको चेंज करने का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनर्शिया. अगर कोई मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि मूव करता रहे, अगर कोई रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे. अगर किसी का डायरेक्शन नॉर्थ को है तो इट विल टेंड टुवर्ड्स नॉर्थ as long as possible for it. ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं. वो तो देखो फर्स्ट लॉ से, ये फर्स्ट लॉ से एविडेंट भी है. क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? दैट बॉडी, यू नो, ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. तो जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट विल ट्राई टू रिटेन इट्स मोशन. दैट ट्राइंग टू रिटेन इट्स मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. इट विल ट्राई टू रिटेन मोशन. मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट करता रहेगा. तो इनडायरेक्टली फर्स्ट लॉ इज इंप्लाइंग टुवर्ड्स इनर्शिया. रिमेंबर इट, नॉट द सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट लॉ इज डायरेक्टली इंप्लाइंग कि इनर्शिया है. ठीक है, तो अगर एफ नेट 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. 0 है तो 0 रहेगा, 3 मीटर पर सेकंड है तो 3 मीटर पर सेकंड रहेगा. बढ़ रहा है और कहीं 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया तो वही रहता रहेगा जब तक नेट फोर्स नहीं है. ठीक है, अब 3 तरह के इनर्शिया है. ये कैसा हमने बोला? मोशन, बस में हो, जर्क लगाया बस ने, ब्रेक लगाया बस वाले ने, ड्राइवर पुट्स अ ब्रेक ऑन द बस
and you are getting a jerk in the forward direction. That is inertia of motion, because you are trying to move along with the bus, but the bus suddenly stops, but your body doesn't. Your body still tries to make that move, still tries to go at that much speed per second, that meter per second forward direction. तो तुम्हारा बॉडी जाता रहे, उसको पता नहीं ब्रेक लग चुका है. तो ये इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस में बैठे हो, बस शुरू हो गया, फटाक से एक्सेलरेटर दबाया और बस जल्दी से स्टार्ट हो गया, सो यू विल गेट अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बस चलने लगा, तुम्हारे बॉडी को नहीं पता कि बस चल रहा है, योर बॉडी इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल इन रेस्ट, इट डजंट वांट टू चेंज इट्स मोशन. वो जाता नहीं है कि वो जब फटाफट निकले. जब तक तुम्हारा बॉडी में पूरा सीट लग के तुम्हें धक्का नहीं देता आगे की तरफ, तब तक तुम्हारा बॉडी डजंट वांट टू मूव. सो यू नो इनडायरेक्टली इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वैसे सिर्फ बस का एग्जाम्पल नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तुम देख सकते हो एक कारपेट में. मान लो एक कारपेट है तुम्हारे पास, बहुत पुराना कारपेट है और उस पर बहुत सारा धूल जमा है, लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हियर, एंड यू बीट इट विथ अ स्टिक. व्हेन यू बीट इट विथ अ स्टिक, व्हाट हैपेंस इज दिस कारपेट will get a deformation here. This portion of the carpet will go down, and these dust particles which were here, they will try to not change or its motion. They will not change its motion or not move. When they try not to move, although the carpet has become like this, all these dust particles earlier which were at these higher points वहीं पे रह जाएंगे. मान लो ये कारपेट है, ये कारपेट नीचे आ गया और डस्ट पार्टिकल जो है वो ऊपर ही रह गया. दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो द कारपेट हैज कम डाउन बट द डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रिमेन देयर. जहाँ पे थे वही रहने की कोशिश करते हैं. जब तक तुम कारपेट को मारते हो ना, तब कारपेट नीचे निकल जाता है, कारपेट गोज डाउन, बट द डस्ट पार्टिकल्स दे आर स्टिल वेयर दे आर, दे डोंट वांट टू गो डाउन. अनलेस तुम उसको रिझाओ नहीं, साथ में लो नहीं, तब तक वो जाना नहीं चाहते. क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वैसे इनर्शिया क्या होता है? a body which is moving in a certain direction tries to retain its direction unless acted upon by a force which changes its direction. जब तक एक दूसरा फोर्स डाल के उसका डायरेक्शन बदल नहीं देते, तब तक वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते. जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, एक धागा से कनेक्टेड एक स्टोन, तुम इसको घुमा रहे हो, मान लो तुम यहीं पे खड़े हो, तुम इसको घुमा रहे हो, ठीक है. जब तुम उसको घुमा रहे हो तो यू आर गिविंग इट अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंशियल पाथ कवर करने की कोशिश कर रहा है एट एवरी इंस्टेंट. ठीक है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन इट इज हैविंग अ लीनियर वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल टू इट्स सर्कुलर पाथ. तो मान लो कहीं पे धागा कट गया, एट दिस पॉइंट द थ्रेड कट्स ऑफ, एंड इफ इट कट्स ऑफ, टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन? Obviously वो stone, that stone will go away from you, but where will it go? Which direction will it tend to go? It will tend to go in the direction tangent to the curve. मतलब it had the direction while it was moving, it will try to retain it even after the string is cut. So it will fly in this direction, supposed to be, because there is air friction, there is wind, so it may not go this direction, it may go some other direction, but it will try its best to go in this direction. So this is inertia of direction. Inertia of direction is the resistance to change direction unless acted upon by a direction changing force. Resistance, inertia of motion is the resistance to change the state of motion, and inertia of rest is the resistance offered by a body to change its state of rest. ठीक है, तो ये और ये तीनों very much interrelated है. They are resisting any kind of change in their motion. And why is direction considered an inertia also? Because force is a vector quantity. It has magnitude and direction. So it will not only change the magnitude, it also has the capability to change the direction of a body. So when a batsman hits a six, the bowler is throwing at the speed of 140 miles per hour. But when the batsman receives it, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया speed, लेकिन when the batsman receives it, he just flicks it and the direction of the ball changes and becomes a six. The direction of the ball suddenly changes by just one contact of the bat with the proper timing. तो क्या होता है? तो this is called changing direction by applying force. The batsman indirectly changes the force, the momentum of the ball, just gives it a direction with a flick, and that batsman is called a good batsman. वही है सही बैट्समैन, क्योंकि उसने कम एफर्ट में उस बॉल को छक्का मार दिया विदाउट इवन ब्रेकिंग ए स्वेट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, so if we put the Newton's first law in words, we can say if the net external
force acting on a body or a group of bodies is 0, then the velocity remains constant or the acceleration is 0, or we can say v is constant, so dv, the rate of change of velocity, is 0 as per differential you already know in mathematics. ठीक है, so to put it in words we can say Newton's law just says if f net external on a body or a group of bodies is 0, if the velocity of the bodies or the group of bodies remains constant, acceleration is 0 and dv by dt is 0. Newton's first law just tells us that in a single line, we can say in a different way, we can say a body continues to move in its state of motion. कैसे भी था, रेस्ट में था या वेलोसिटी में था, एक्सलेट कर रहा था, continues to be in a state of motion unless there is an external force acting on it. ठीक है, or you can say a body has no acceleration if the external force acting on it is 0. If there is no external force acting on a group of bodies or a system, there is no acceleration. ये पहले का डेफिनेशन था, आज का डेफिनेशन कुछ और है जो हमने पहले डिस्कस किया था. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ जस्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट that unseen thing which was earlier told as something unseen, push or pull, which is now known as force. So force is that physical quantity which tries to change the state of motion of a body or a group of bodies. Tries और चेंज. मैंने ट्राई क्यों बोला, क्योंकि मान लो फोर्स कम है जितने से चाहिए तो उससे पहले तो बॉडी मूव नहीं होगा ना. यू मे ट्राई टू मूव ए ट्रेन बट विल यू बी सक्सेसफुल, दैट डिपेंड्स ऑन हु यू आर. If you are Hulk, maybe. If you are a normal person, there is no chance. So how much force you produce also that is very important. That about that unseen physical quantity which is known as force. You can never see a force, but you can see its impact on the system. ठीक है, तुम फोर्स को कभी नहीं देख सकते लेकिन उसका इम्पैक्ट देख सकते हो. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, सम विच यू सी, सम विच यू डोंट, सम विच नीड कॉन्टैक्ट, सम विच कैन एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट. जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या करता है, बिना टचिंग खींच लेता है. देखा है तुमने, मैग्नेट भी देखा होगा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एक दूसरे को खींच लेते हैं विदाउट टचिंग. सो कुछ फोर्स को कॉन्टैक्ट चाहिए, कुछ फोर्स को कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए. तो ऐसा डिफरेंशिएट करें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बहुत तरह के फोर्सेस है. कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, देर आर मेनी diverse group into which force has been classified. But